Students, I shall teach you about the stereoisomerism for BSc second year, third year syllabus. Stereoisomers are compounds in which the same type and number of ligands coordinated to the metal cation or atom. जब आप यह देखा करिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वह मेटल एटम को किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर वह लिगेंड की संख्या में अधिक है तो आपको यह देखना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंडों की संख्या है, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड आर सेम, उसमें कितने लिगेंड सेम है और डिफर, और कितने लिगेंड उसमें डिफर है। उस आधार पे अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड के अरेंजमेंट के आधार पे जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स स्टीरियोआइसोमेरिज्म मुख्यतः दो प्रकार के, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Geometrical isomerism, stereoisomers in which the relative position or orientation of the ligands are more, specifically donor atoms round the metal cation is different, called geometrical. Thus the isomer in which two particular ligands either identical or non-identical occupy adjacent position is called cis. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि उसमें आपको यह देखना होगा कि उसमें जो लिगेंड है उसका ओरिएंटेशन या पोजीशन क्या है। अगर वहाँ पर पार्टिकुलरली लिगेंड दो हैं तो उसमें आपको यह देखना होगा कि यह दो टाइप के लिगेंड सेम ग्रुप के हैं या डिफर ग्रुप के हैं, यह आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है। यदि यह आइडेंटिकल है तो किस साइड है और नॉन आइडेंटिकल वाले किस साइड है। यानी इफ द सेम ग्रुप सेम साइड, इफ द सेम ग्रुप सेम साइड एंड डिफर ग्रुप डिफर साइड, यानी सेम ग्रुप सेम साइड में है, डिफर ग्रुप डिफर साइड में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सिस फॉर्म में होगा। सिस फॉर्म में होने के लिए सेम ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए और डिफर ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए। अगर वह सेम ग्रुप सेम साइड में है और डिफर ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिस फॉर्म होता है, ज्योमेट्रिकल का सिस फॉर्म होता है। Transform, isomer in which two particular ligands occupy opposite position to each other is called transform. This type of isomer is called trans isomer. जैसे अब इसमें क्या होगा कि अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अप्रोच हो रहे हो, मीन्स सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, सेम ग्रुप वाले एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे ये क्या है एक दूसरे के, जैसे सीएल यहाँ है, सीएल यहाँ है, इनस्त्री यहाँ है, इनस्त्री यहाँ, तो सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, इसलिए क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। मीन जब लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हो मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल केटायन को, लेकिन किस पर कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, वो अपोजिट हो, यानी सेम ग्रुप अपोजिट पोजिशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। यानी सेम ग्रुप सेम साइड तो वहाँ पे सिस फॉर्म होता है और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है। Geometrical isomerism is most common in complexes having coordination number 4 and 6. The complexes which exhibit coordination number 2 and 3 do not exhibit geometrical isomerism. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है
कि मोस्ट कॉमन इन कॉम्प्लेक्सेस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है, 4 और 6 होते हैं, ऐसे लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, आइसोमर बनता है। लेकिन जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होता है, डू नॉट एक्सहिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सहिबिट नहीं करते हैं, उनमें नहीं होता। मीन्स आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, 4 और 6 जो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 और 6 होगा, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें 4 या 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनमें ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, जनरली पाया जाता है। लेकिन अगर वो 2 या 3 लिगेंड लिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ PT, PY, PY, NH3Cl, ये फॉर्म इस तरह से है, PT है, पिरिडियम है, ये कार्बोटाइड, और NH3Cl है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप सेम है और यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो कि आपस में ही डिफर है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यह सिस फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ में जो सेम ग्रुप था वह सेम साइड में है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि सेम ग्रुप जो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट पोजीशन पे हो गया, एक दूसरे के ठीक अपोजिट अरेंजमेंट हो गया, तो वहाँ पे यह क्या हो गया, ट्रांस। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड में होता है तो सिस फॉर्म होता है, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होता है तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिस और ट्रांस के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए Cl सिंगल बॉन्ड PT, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड PT प्लेटिनम, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड PET3 ट्राई एथिल फॉस्फीन, और यहाँ पे PET3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और Cl है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह सिस फॉर्म में होगा, क्योंकि जो सेम ग्रुप है वह सेम ग्रुप सेम साइड में, ये ना देखिएगा, ये देखिएगा, तो सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा, सिस होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसी एक को फिक्स कर लीजिए और दूसरे को घुमा लीजिए। तो मैंने इसको फिक्स किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फिक्स है, मैंने इसको फिक्स किया और इसको मैंने घुमाया, तो यह ET3P कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और Cl कहाँ चला आया है, नीचे चला आया है। तो इस तरह से हमने पाया कि जो सेम ग्रुप था वह अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। और सेम ग्रुप सेम साइड में हो गया, तो यह कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइसाइनेटो लिगेंड लगाया गया है। ग्लाइसाइनेटो में 2 डोनर एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 डोनर एटम, डिफर डोनर एटम है, जो कि प्लेटिनम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आप ये ना देखिएगा, आप यह देखिएगा कि जो प्लेटिनम मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, वह कितने टाइप के लिगेंड है, तो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो सेम जो यहाँ पर है, सेम लिगेंड ऑलरेडी कहाँ है, सेम डोनर एटम सेम डायरेक्शन में, दोनों एन ऊपर है और दोनों कहाँ है, नीचे है। इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, GLY, ग्लाइसाइनेटो का शॉर्ट फॉर्म होता है GLY, तो हमने इसको GLY करके लिखा। अब देखिए N डोनर एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो दोनों डोनर एटम क्या है, सेम साइड है, ये एबव है और ये कहाँ है, बिलो है, इसलिए क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। यानी जब सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो वहाँ पर सिस फॉर्म होगा, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांस होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सिस ट्रांस के और हैं, जैसे PT है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PT सिंगल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है O, फिर C। तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस एंड ट्रांस हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटिनम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन NH2, ये NH2 है। तो यहाँ पर जो है 2 डोनर एटम है, 4 डोनर एटम है, बट यहाँ पर डिफरेंट साइड में है। देखिए सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो NH2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, ऑक्सीजन भी एक दूसरे के, इसलिए यह क्या होगा,
ट्रांसफॉर्म होगा, इसलिए कौन सा फॉर्म हो जाएगा भाई, ट्रांसफॉर्म होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप Pt है, यहाँ पे NH2 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 सब ग्रुप सेम है। ऐसी स्थिति में सारे ग्रुप क्या हैं, सेम लग रहे हैं, क्योंकि 4 डोनर एटम सेम है। तो 4 डोनर एटम सेम है, तो इसके सिस और ट्रांस को कैसे पता लगाएंगे। आपको लग रहा होगा कि यह भी सेम है और ये भी सेम है, तो ऐसे नहीं, इसका सिस फॉर्म पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या कि आपको यह देखना होगा कि ये CH3 कहाँ है, ऊपर है, और यह CH3 कहाँ है, ऊपर है, और ये H कहाँ है, नीचे, और ये H कहाँ है, नीचे है। तो इसको देख करके हम सिस ट्रांसफर, तो सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए यह कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। अब ट्रांस कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3 कहाँ है, ऊपर है, और CH3 यहाँ कहाँ है, नीचे है। H कहाँ है भाई, ऊपर है, और यहाँ H कहाँ है, नीचे है, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफार्मर। तो ऐसी स्थिति में जब उसके सारे ग्रुप सेम हो जाए, 4 डोनर एटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ग्रुप देखने होंगे जो ये हैं, तो आप इसको देख करके इसका सिस और ट्रांसफॉर्म एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें कैसे हम एनालाइज करेंगे कि यह सिस है कि यह ट्रांस है, इसको देखिएगा आप। तो आप देखिए Pt है, NH2 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 है ना। तो आप इसमें सिस और ट्रांस देखने के लिए आप करेंगे क्या कि CH3 सेम ऊपर है, इसमें भी CH3 कहाँ है, ऊपर है, H कहाँ है, नीचे है, और H कहाँ है, नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में है, और सेम ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में है। यहाँ भी आपको देखना होगा कि CH3 कहाँ है, ऊपर है, और CH3 कहाँ है, ऊपर है, और H कहाँ है भाई, नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम ग्रुप था वह सेम साइड है, और अपोजिट ग्रुप क्या हुआ, अपोजिट साइड में हो गया, इसलिए क्या है, सिस फॉर्म। यानी इसमें सिस और ट्रांस देखने के लिए आप करेंगे क्या कि CH3 को देखेंगे और H को ही देखेंगे बारी बारी से। तो CH3 कहाँ है भाई, ऊपर है, ये भी कहाँ है, ऊपर है, इसका कंपैरिजन इनसे करिए। सेम ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में है, तो इसलिए सेम ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में, इसलिए यह क्या होगा भाई, सिस होगा। इसमें देखिए ट्रांस कैसे जानेंगे यहाँ, तो ये H कहाँ है भाई, ऊपर है, और ये H कहाँ है, नीचे है, और ये CH3 कहाँ है, ऊपर है, और ये CH3 कहाँ है, नीचे है। तो सेम ग्रुप क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यह क्या होगा, ट्रांस होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं H कहाँ है, ऊपर है, और ये H कहाँ है, नीचे है, यह CH3 कहाँ है, ऊपर है, और यह CH3 कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेम ग्रुप था वह कहाँ पे है, अपोजिट साइड में है। सेम ग्रुप कहाँ पे है, अपोजिट साइड में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो वहाँ पे क्या होता है, सिस होता है, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते तो वहाँ क्या होता है, ट्रांस होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आपसे बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पाया जाता है जनरली, और जिनका नंबर ऑफ लिगेंड 2 या 3 होता है उसमें नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ए मेटल cation will present in the center of an octahedron and the 6 ligand occupy the corners numbered from 1 to 6 ligand। यानी कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें यह होता है कि जो लिगेंड होंगे ऑलरेडी 6 होंगे, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसमें जो लिगेंडों की संख्या होगी वह 6 होगी, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये L1 मेटल को मैंने M से लिखा है, N का मतलब उसका केटायन है, L का मतलब लिगेंड होता है। तो मेटल के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कितने लिगेंड होंगे भाई, 6 लिगेंड होंगे। तो M L1 ये क्या है, L2 ये क्या है, L3 ये क्या है, L4 ये क्या है, L5 ये क्या है, L6 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ 6 लिगेंड होते हैं किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें हमको यह जानना होगा कि यह कैसे पता लगाएं कि यह सिस फॉर्म में है कि ट्रांस फॉर्म में है, यह कैसे पता लगाया जाए।
और यह कैसे पता लगा जाए यह फेसियल है कि मेरीडायोनल है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि सिस और फॉर्म हम कैसे पता लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेटल है ऑक्टाहेड्रल यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड जो होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, 6 नंबर ऑफ लिगेंड को बारी बारी से हम डिनोट कर रहे हैं। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 और ये L6 है। तो 6 लिगेंड यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से वह मेटल सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि यह सिस है कि ट्रांस है। तो यहाँ पे लिखा गया है इन सिस आइसोमर द 2 सिमिलर लिगेंड आर समटाइम्स 2 डिफरेंट लिगेंड ऑफ इंटरेस्ट ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन adjacent to one another. In cis isomer, the same ligands occupy either of the position 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 3 4, 4 5, 5 2, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका 1 और 2 सेम हो जाए, 2 3 सेम हो जाए, 3 4 सेम हो जाए, 4 5 सेम हो जाए, या मान करके चलिए कि 1 5 सेम हो जाए, है ना, 1 5 सेम हो जाए, या 1 4 सेम हो जाए, या 1 2 सेम हो जाए, और 3 6 सेम हो जाए, 4 6 सेम हो जाए। तो ऐसे स्थिति में या 6 2 सेम हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 5 सेम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सिस फॉर्म होगा। आप यहाँ पे जो डिजिट लिखा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। उसमें लिखा है 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 3 4, 4 5, 5 2, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। यानी अगर इस तरह से कंडीशन आ रहा है तो वह लिगेंड वह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें सिस फॉर्म होगा। 1 2 सेम हो, या 2 3 सेम हो, 3 4 सेम हो, या 4 5 सेम हो, 1 5 सेम हो जाए, 1 2 सेम हो जाए, 1 3 सेम हो जाए, 1 4 सेम हो जाए, 3 6 सेम हो जाए, या 6 4 सेम हो जाए, या 6 5 सेम हो जाए, या 6 2 सेम हो जाए। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिस फॉर्म होगा। और ट्रांसफॉर्म का कंडीशन ठीक इसी का उल्टा होता है। तो इन द ट्रांसफॉर्म in transform isomers these ligands are lying opposite to one another, the straight line. In trans isomers the 2 ligands under consideration will occupy either 1 6, 3 5, 2 4। यानी ट्रांसफॉर्म के लिए हमको यह जानना होगा कि ऑलरेडी 1 और 6 सेम होने चाहिए, 3 और 5 सेम होने चाहिए, 2 और 4 सेम होने चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप, ट्रांसफॉर्म के लिए 1 5 सेम होने चाहिए, 2 4 सेम होने चाहिए और 3 5 सेम होने चाहिए, तब वह ट्रांसफॉर्म में होगा। अब यहाँ पर जैसे आपको सिस और ट्रांस निकालना हो, CO ये है आपका CO NH3 का 1 2 3 4 NH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, तो 4 और 2 6, कॉर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। अब इसको आपको चेक करना है कि यह सिस होगा कि ट्रांस होगा। ऐसा करना है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे 1 कहा, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे क्या कहा 6 कहा। तो आप देखिएगा इसमें आप मैंने इसको 6 कहा, तो यहाँ पर 1 और 6 क्या है सेम है, 1 और 6 क्या है सेम है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 1 2 सेम नहीं है, बट 2 और 3 क्या है सेम है, 2 और 3 क्या है सेम है। और यहाँ पर
4 और 5 भी क्या है, सेम है। 4 और 5 भी क्या है, सेम है। 1 और 5 भी क्या है, सेम है। और 4 और 6 भी क्या है, सेम है ना। और आपका 6 और 5 भी क्या है, सेम है। ठीक है, 3 और 2 भी क्या सेम है। तो इस तरह से यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 6 फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगी, 6, यानी 1 और 6 सेम है। और यहाँ पर 6 और 4 या 4 6 सेम है, 4 5 सेम है, 1 5 सेम है ना, 2 3 सेम है। तो इसलिए कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंडीशन पता लगाएंगे कि कौन किस में कितना सेम है, इस तरह से वह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 और 3 क्या है, सेम है। 1 और 6 भी क्या है, सेम है। 4 5 भी क्या है, सेम है। और 2 5 भी क्या है, सेम है ना। 2 5 भी क्या है, सेम है। 3 2 भी क्या है, सेम है। तो इस तरह 6 और 2 भी क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 6 भी 1 और 6 क्या है, सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, गलत हुआ है, फिर से ध्यान से देखिएगा। 1 और 6 क्या है, सेम है। 3 और 5 भी क्या है, सेम है। और 2 और 4 भी क्या है, सेम है। तो यह कंडीशन किसका है, 3 5 सेम हो जाए, 2 4 सेम हो जाए, 1 6 सेम हो जाए, यह कंडीशन क्या होता है भाई, ट्रांस का। किसका कंडीशन होता है, ट्रांस का। तो 6 और ट्रांस में अलग अलग चीज़ है। 1 और 6 यहाँ पे चलिए ठीक है, लेकिन बट यहाँ देखिए 2 3 सेम, 2 5 सेम, 5 4 सेम है ना, 6 4 सेम हो गया, 6 5 सेम हो गया, 6 1 सेम हो गया। इस तरह से यह कंडीशन किसका है, 6 का है। लेकिन जब 1 6 3 5 और 2 4 सेम हो जाए तो वह कंडीशन किसका होगा, ट्रांस का होगा। अब इसको जैसे पता लगाना हो कि 6 है कि ट्रांस है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6। कंडीशन क्या होना चाहिए इसके लिए कि 1 2 सेम होना चाहिए, 1 5 सेम होना चाहिए, 2 3 सेम होना चाहिए, 3 4 सेम होना चाहिए, 4 5 सेम होना चाहिए, 5 2 सेम होना चाहिए, 6 4 सेम होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 क्या है, सेम है, सेम नहीं है। 1 2 सेम नहीं है, 1 5 सेम है, 1 5 क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखिए Cl और OH2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 5 सेम है, 4 5 सेम है, 6 4 सेम है, 6 5 सेम है। तो केवल कंडीशन ये है कि Cl और दूसरे और तीसरे Cl और OH2 ये तो ऑलरेडी डिफर ही है, तो वहाँ पे कोई बात नहीं। लेकिन इतना कंडीशन किससे मिल रहा है, सिस से, इसलिए कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस। फिर से देख लीजिएगा 1 6 भी सेम है, लेकिन 1 5 तो सेम है, 1 4 भी तो सेम है, 1 4 भी क्या है, सेम है, 1 5 भी सेम है, 4 5 भी सेम है, 6 4 भी सेम है, और 6 5 भी क्या है, सेम। यहाँ लिखे हैं हमें ऑलरेडी 6 5 भी क्या है, सेम है। तो यह फॉर्म कौन सा हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसे कंडीशन में देखिए 1 और 6 क्या है, डिफर है, 2 और 4 क्या है, सेम है, और 3 और 5 भी क्या है, सेम है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो आपको यह वही जो डिजिट में बताया हूँ वो डिजिट आपको याद रहना चाहिए कि कौन कब क्या होगा। यानी सिस के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 सेम होना चाहिए, 1 3 सेम होना चाहिए, 1 4 सेम होना चाहिए, 1 5 सेम होना चाहिए, 2 3 सेम होना चाहिए, 3 4 सेम होना चाहिए, 3 4 सेम होना चाहिए, 5 2 सेम होना चाहिए, 6 4 सेम होना चाहिए, 6 5 सेम होना चाहिए, 6 2 सेम होना चाहिए, 6 3 सेम होना चाहिए। तो यह फॉर्म कौन सा हो जाए,
6 होगा, लेकिन ट्रांस के लिए 3 5 सेम होना चाहिए, 2 4 सेम होना चाहिए, 1 6 सेम होना चाहिए। यह कंडीशन किसका होगा? ट्रांस का होगा। फेसियल एंड मेरीडायोनल आइसोमर, इसको हम कैसे जानेंगे? इसको देखिएगा, इसमें होता क्या है, फेसियल और मेरीडायोनल में ऐसा कंडीशन होता है जब हम वहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं निकाल पाते हैं तो फेसियल और मेरीडायोनल होता है। फेसियल का मतलब होता है समतलीय, तो फेसियल मेरीडायोनल में यह देखना होगा कि जितने भी सेम ग्रुप होते हैं उनके बीच में एक लाइन खींच देंगे, विकर्ण स्थापित करेंगे, और वह विकर्ण स्थापित करने के बाद यह देखेंगे कि क्या उनके प्लेन है, मीन्स वह एक दूसरे को क्रॉस न कर रहे हो तो वो फेसियल होंगे। जैसे आप देखिए CO CL है, CL है, ये आपका NH3 है, ये आपका NH3 है, और ये आपका क्या है? NH3 है। तो CL को हम एक साइड करें तो आप देखिए इस तरह से ये यहाँ पर देखिए ये बन रहा है ना, फिर ये यहाँ पर इस तरह से ये, तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच रहे हैं, प्लेन दिखा रहे हैं कि यह प्लेन में है। इस तरह से इनका भी आप देखिए, तो इनको खींचिए यहाँ से, यहाँ से मिलाइए ऐसे, फिर इनको ऐसे मिलाइए, इनको ऐसे यहाँ खींच लीजिए। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे एक मिरर लगा दीजिए तो प्लेन बताएगा आपको, है ना। तो यह क्या है? प्लेन में है, तो इसलिए यह क्या हो गया? फेसियल। क्या हो गया? ये फेसियल हो गया, फेसियल आइसोमर हो गए ये, तो है ना। मेरीडायोनल देखिए, मेरीडायोनल में मिलाइए, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे करिए, है ना, फिर आप इसको ऐसे करिए, फिर आप इसको ऐसे मिलाइए और ऐसे काटिए। देखिए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये, है ना। तो इस तरह से जब यह एक दूसरे को क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, देखिए काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरीडायोनल। क्या हो गया? ये मेरीडायोनल। तो फेसियल मेरीडायोनल में ये होता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो वह मेरीडायोनल होता है, और नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो फेसियल होता है। यह कंडीशन अक्सर होता है जब हम सिस और ट्रांस नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, जो सेम ग्रुप होंगे उनके बीच में एक विकर्ण आप स्थापित करेंगे इस तरह से, और अगर वह एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो वह क्या हो जाएगा? फेसियल हो जाएगा। अगर वह एक दूसरे को काट रहे होंगे तो वह क्या हो जाता है? मेरीडायोनल हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम क्लियर करें। एग्जाम में इसके विषय में जरूर कुछ ना कुछ आता है, और कंपटीशन के तौर से भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसको देखिएगा आप थोड़ा, कैसे हम जानेंगे कि ये फेसियल है कि मेरीडायोनल है। और यही ये भी है, इसका ग्लाइसाइनेटो है, ये NH2 CH2 COO, ये ग्लाइसाइनेटो है ना। अब देखिए इसको कैसे जानेंगे, देखिए NH2 यहाँ है, NH2 यहाँ है, NH2 यहाँ है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। इस तरह से NH2 को मैंने मिला दिया, देख लीजिए, तो यहाँ पर एक तैयार हो रहा है। ये NH2 है, NH2 है, NH2, मैंने इनको मिलाया तो ये इस तरह से तैयार हो गया। O है, इनको ऐसे मिलाइए, इस O को ऐसे मिलाइए और इनको ऐसे मिलाइए, तो आप ऐसे खींचिए। अब आपको लग रहा होगा कि यह एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं, वह ऊपर है और वो क्या है? नीचे है, यानी एक का तीनों लेयर ऊपर है और एक का तीनों लेयर कहाँ है? नीचे है, इस तरह से है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? फेसियल। इसलिए यह क्या हो जाएगा? ये फेसियल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फिर से सुन लीजिएगा, ये NH2 है, NH2, ये NH2, ये तीनों कहाँ है? ये है, और ये यहाँ है, तो इस तरह से इसका प्लेन है, एक एबव है और एक कहाँ है? बिलो, तो इसलिए यह फेसियल होगा। इसका देखेंगे आप, तो यहाँ पर वही चीज़ है, मीन्स वही शॉर्ट फॉर्म में है, वही चीज़ें हैं, दूसरी कुछ नहीं है। ये देखिए, ये इसका इस तरह से ये, और ये मिलाया मैंने ये इस तरह से, तो इस तरह से एक दूसरे काट नहीं रहे हैं, बल्कि वह एक दूसरे के एक एबव है और एक कहाँ है? बिलो है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे जानेंगे कि यह फेसियल है कि मेरीडायोनल है? इसमें हमको मिलाना होगा। देखिए ये N है, तो इसको मैंने कहाँ से मिला? यहाँ से, इनको यहाँ से मिला, ये, तो ये प्लेन होगा इसका,
है ना। ये इसका क्या हुआ, प्लेन हुआ। इसको मैंने कहाँ मिलाया, यहाँ, यहाँ मिलाया, यहाँ, तो ये इसका प्लेन हुआ। इसलिए इस प्रकार से यह क्या हो गया, फेसियल। तो आप इसको चेक करेंगे फेसियल, यानी देखो ये CN को कहाँ से मिला, वही चीज़ है, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, तो यह क्या हो गया भाई, एक प्लेन हो गया N को। और O को जब मैंने मिलाया इस तरह से, तो ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से ये क्या है भाई, वही है, फेसियल है। तो फेसियल में ऑलरेडी प्लेन एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मेरी डायगोनल में क्या होता है, प्लेन एक दूसरे को काटते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, फेसियल और मेरी डायगोनल कैसे निकालेंगे। करो भैया। अब इससे देखिए कैसे पता लगाएंगे कि ये फेसियल है कि मेरी डायगोनल है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने इसको मिलाया, फिर इसको मिला इसको, तो यहाँ पर एक प्लेन ये मिला। लेकिन आप ये देखिए इसको मिला इससे और इसको मिलाया इससे, तो प्लेन क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मेरी डायगोनल। जब प्लेन एक दूसरे को काट रहे होंगे तो क्या होता है, मेरी डायगोनल। देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ भी है। इसको मैंने कहाँ से मिलाया, यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ, तो यह एक प्लेन तैयार हो रहा है। ठीक, यह एक प्लेन है। लेकिन इसको मिलाई इससे और इसको मिलाई इससे, तो देखिए यह प्लेन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मेरी डायगोनल। तो जब प्लेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा तो वहाँ क्या होता है, मेरी डायगोनल। और जब वो क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो वह क्या होता है, फेसियल। अब देखिए इसमें कैसा फेसियल या मेरी डायगोनल निकालेंगे, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे है NH2 CH2 CH2 NH2, इथाइलिन डाइएमीन है लगा हुआ है, ये भी इथाइलिन डाइएमीन है। तो इसका ये N और ये N और फिर ये ऐसे मिला दिया मैंने, तो यह इस तरह से एक प्लेन तैयार हो गया। फिर से देख लीजिए आप, इसका N और इसका N मैंने मिला दिया, तो एक प्लेन तैयार हो गया। ठीक, NO2 एक साइड मैंने मिला लिया, तो एक प्लेन तैयार हो गया। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, फेसियल। क्या हो जाएगा, ये फेसियल। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये N है, ये N और फिर ये N, तो इसका प्लेन इस तरह से आ रहा है ना। ये NO2 है, ये NO2 है जो इसके प्लेन को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, मेरी डायगोनल। क्या हो जाएगा, मेरी डायगोनल। तो मेरी डायगोनल फेसियल में क्या अंतर होता है, फेसियल में प्लेन एक दूसरे को काटते नहीं हैं, इंटरसेप्ट नहीं करते हैं, जबकि मेरी डायगोनल में यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिले या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिले और उसमें यह पूछ ले कि फेसियल या मेरी डायगोनल आप कैसे निकालेंगे, तो आपको यह देखना होता है कि उसमें कितने लोग प्लेन में हैं। तो जो लोग रहेंगे उनमें बीच में एक डायगोनल खींच दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑलरेडी उसमें एक प्लेन आएगा जो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो वह फेसियल होगा। अगर वह प्लेन एक दूसरे को काट ले रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, मेरी डायगोनल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे हम फेसियल और मेरी डायगोनल को जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको यह बताया कि आइसोमेरिज्म जो होते हैं वह संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के प्रकार है। थोड़ा सा इसका एक प्रकार हम आपको और बता दे रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर मैं पूरी आइसोमेरिज्म की समरी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट हम आपको बता रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसे मिरर इमेज, उसमें मिरर इमेजिंग की जाती है कि वह मिरर पर सुपर इमेज बना रहा है कि नहीं। जैसे आप देखिए ये मेरा हाथ है, अब यह मेरा हाथ जैसे ही मिरर के पास जाएगा वो इस तरह से दिखाई देगा, यानी आपका यह हाथ प्लेन होगा। जो चीज़ प्लेन में होगी वह मिरर पे दिखाई देगी। ठीक है। जो चीज़ प्लेन में नहीं होगी वह मिरर पर दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह प्लेन होना चाहिए। अगर यह प्लेन में है
तो मिरर पर दिखाई देगा। जैसे यह हाथ जब हम मिरर के पास लेकर के जाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा। अब इसे हम कहेंगे कि यह ऑलरेडी मिरर पर दिखाई दे रहा है, तो यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी जिसका इमेज मिरर पर पूरी तरह से बने उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। और उसी मिरर इमेज को हम उठा करके रियल वाले पे जब रखेंगे तो ऑलरेडी यह अंगूठा इस अंगूठे के पास आना चाहिए, देखिए नहीं आया, तो इसका मतलब वह क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोज हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब मिरर इमेज बने और उस मिरर इमेज को उठा करके हम रियल वाली इमेज पर रखें तो वह नॉन सुपर इम्पोज होता है, तो वह इंसियोमर हो जाएगा। अगर वह यानी अगर उसका इमेज मिरर पे बन रहा है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा और वह इंसियोमर होगा। और अगर वह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सुपर इम्पोज कर जा रहा हो तो इसका मतलब वह क्या हो जाता है, डायस्ट्रियमर हो जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने CO3 का होल 4 लिया हुआ है और Cl2 लिया हुआ है। इसको देखिए, जब मैं इसका मिरर इमेज करता हूँ तो ऑलरेडी यह इस साइड बन जाता है और ये इस साइड। अब इस इमेज को उठा करके इस पर रखिए आप, तो आप देखेंगे कि यह Cl इस Cl के पास जाना चाहिए और यह Cl इस Cl के पास जाना चाहिए, लेकिन जब आप इसको उठाएंगे तो यह Cl इस NH3 के पास चला आएगा और यह Cl इस NH3 के पास चला आएगा। तो इसका मतलब वह हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स वह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी इसका सुपर इम्पोज नहीं बन पा रहा है। इसलिए जब जिसका सुपर इम्पोज नहीं बन पाएगा मिरर पर तो वह ऑलरेडी वह मीन्स वह ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, तो वह ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता है। ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए उसे सुपर इम्पोज होना जरूरी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके फिर से आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं हम। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक संरचनाएं बनाएं लेकिन यह बनती हुई संरचना का परमाणु मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी संरचना भिन्न भिन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये बनी हुई संरचनाएं आइसोमर कहलाती हैं और यह फिनोमिनन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो भागों में बांटा गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में संरचनात्मक से रिलेटेड होता है और इसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया, जिसमें आपको बताया गया कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर परिवर्तन हो रहा हो, ऑलरेडी आयनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज हो रहा है, यानी व्हेन द लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज होता है लिगेंड का। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा, हाइड्रेट में आपने यह पढ़ा कि हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। पहली पहचान तो यह कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वह एक्सचेंज होकर के आयनाइजेशन स्फीयर में चले जाएंगे, तो हाइड्रेटेड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटल लिगेंड होते हैं, लिंकेज लिगेंड होते हैं और यह लिगेंड जो होता है बड़े आराम के साथ किसी को कोऑर्डिनेट करता है। हेटेरो डिफर डोनर एटम इसके पास होते हैं, बारी बारी से यह कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरह से जैसे नाइट्राइटो नाइट्राइटोयन, तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म बनता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए रहेंगे, एक का लिगेंड दूसरे सेंट्रल मेटल एटम के पास चला जाएगा और दूसरे का पहले वाले के पास चला आएगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें ब्रीजिंग लिगेंड दिए रहते हैं और जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं वह एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं। उसके बाद आता है पॉलीमर आइसोमेरिज्म। पॉलीमर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कोई पॉलीमर है वो कितने मेटल उसके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसके लिगेंड कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में मैंने बांटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वह क्या होता है, इसमें सिस ट्रांस आ जाते हैं, आरएस सिस्टम आ जाता है, उसके बाद फेसियल मेरीडायोनल आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम फेसियल मेरीडायोनल या सिसा ट्रांस की बात करें तो सिस ट्रांस में आपने देखा कि जब सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो सिस होगा और सेम ग्रुप सेम साइड
और अब डिफर ग्रुप अपोजिट साइड, यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड में अगर रहता है तो वह सिस फॉर्म में हो जाता है। डिफर ग्रुप डिफर साइड में रहता है तो वहाँ पे सिस फॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म के लिए सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर वह अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपने इस तरह से देखा है, जैसे आपने PtCl2 NO3 का होल टास्क में देखा कि सी प्लेटिन जब बन रहा था एंटी कैंसर ड्रग का बिहेवियर कर रहा था। अब उसके बाद हम आते हैं जिसमें सिस और ट्रांस से निकलना हार्ड पड़ने लगता है, उसमें फेसियल और मेरीडायोनल निकलने लगता है। मैक्सिमम जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होते हैं उसी में सिस और ट्रांस से निकाला जा सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होता है। लेकिन जिसमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होता है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरन एब्सेंट रहता है। अब इसकी बात हम करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसियल मेरीडायोनल के अंतर्गत क्या करते हैं। सिस पहले देखिए, सिस के अंतर्गत क्या करते हैं। सिस में जो होता है 1-5 कंडीशन होती है, 1-5, 1-2, 1-3, 1-4, है ना, 2-3, 2-3, 4-3-4, 4-5, 5-2, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, 6-4, 6-3, 6-5, 6-2, ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सारी ग्रुपिंग कंडीशनल फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ सिस होता है। लेकिन अगर 1-6-3-5 और 2-4 सेम हो जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। फेसियल मेरीडायोनल में क्या होता है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा उसे ऑलरेडी बारी बारी से उसके सारे एटम को हम ऑलरेडी मैच एक विकर्ण से संबंध स्थापित करेंगे और फिर देखेंगे कि यह विकर्ण प्लेन में है कि नॉन प्लेन में है। अगर वह सभी प्लेन में है और वह प्लेन एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो वहाँ पे फेसियल होता है। अगर वह प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं तो वह क्या होता है, मेरीडायोनल होता है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर आता है। ऑप्टिकल आइसोमर में इंस्टियोमर, डायस्टियोमर, मीजोमर ये सभी पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो यह जानिए कि ऑप्टिकल आइसोमर वही होंगे जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो ऑलरेडी वो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है कि उसका मिरर इमेज करते हैं। मिरर इमेज करने के बाद अगर वह प्लेन में होता है तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और वह मिरर इमेज को आप रियल वाले पे लेकर के जाएंगे तो वह नॉन सुपर इम्पोज रहेगा। अगर कोई चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव है तो वह नॉन सुपर इम्पोज होगा और वह इंसियोमर होगा। इस तरह से रहा। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा चैप्टर आता है, मीन्स आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जैसे आपको मान लिया गया कि आपको यही आ गया कि FeCN का होल 6 4-, ऐसा दे दिया, कहा कि इसका वो निकालिए, इसका इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर करिए, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो नॉमेनक्लेचर करते समय आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड रहेंगे उसके ई को हटा करके हम ओ लगा देंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो नेगेटिव लिगेंड रहेंगे वो हो जाएगा। और जैसे फेरेट, यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन है माइनस, इसलिए फेरेट हो जाएगा। अगर यही केटायन होता तो आयरन लिखते। अब यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 बताएगा। अब इसका जैसा आपको निकालना हो कि इसका किस तरह से नॉमेनक्लेचर होगा तो आप कहेंगे हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इस तरह से होता है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लिगेंड के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे रखते हैं। उसको जो डिजिट रहेंगे नंबर ऑफ लिगेंड उसको भी आप पुटअप करेंगे। ये सारी चीज़ें करते हुए आप लेकर के जाएंगे और इस तरह से उसका हो जाएगा। इस तरह से हमने आज पूरे लेक्चर में जो भी मेरा एपिसोड चला है कोऑर्डिनेशन का, BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगली एपिसोड में, अगली लेक्चर में हम आपको BSc पार्ट 1 का और BSc थर्ड ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो उसमें BSc फर्स्ट ईयर का जो चलेगा ही, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री जो BSc थर्ड ईयर की है जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है, थर्ड और BSc थर्ड ईयर का थर्ड पेपर और सेकंड पेपर नहीं हुआ है, तो BSc थर्ड ईयर का थर्ड पेपर उस वाले लेक्चर में मैच करेगा। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें हम एनालाइज करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो उस लेक्चर को आप देखिएगा और इस भी लेक्चर को आपने अच्छे से समझा है, इसे भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।
तो इस तरह से हमने आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर की पूरे चैप्टर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो यूनिट थी उसको खत्म किया। इसमें थर्ड ईयर का भी बेस था, थर्ड ईयर भी इससे मैच कर रहा था। अभी थर्ड ईयर का मैं अलग से भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेकर के आऊँगा, बट अब मैं बीएससी पार्ट 1 का, बीएससी प्रीवियस का पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग और उसमें जो मैच करेगा मैटर फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर से, उसको लेते हुए आपको बताऊंगा। तब जाकर के बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री को मैं आपके हवाले कोऑर्डिनेशन करूंगा। बस ओके, थैंक्स, नेक्स्ट डे।